हम इस वक़्त एक नाज़ुक दौर से गुज़र रहे हैं। ये जुमला आपने किसी भी ज़माने में आप चले जाएँ, आपने सुना होगा लाज़मी। आजकल के ज़माने में भी हमें नज़र आ रहा है ये लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि भई बहुत बुरे हालात हैं और वाक़ई बहुत बुरे हालात हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आफ्टर कोविड पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई हुई है। जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो सही लेवल के ऊपर नहीं है। इसके अलावा जो गवर्नेंस है पाकिस्तान के अंदर, जो गवर्नमेंट है, वो स्टेबल नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस सिचुएशन में नॉर्मल बंदा क्या कर सकता है? तो नॉर्मल बंदे के लिए मैं कोई 5 के करीब ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा कि आप उसको लाज़मी अपने ज़हन में रखें। मैं ये नहीं कहता कि ये 5 कॉम्प्रिहेंसिव आपको हर तरह से बचा लेंगे, लेकिन इन 5 चीज़ों को अगर अपने ज़हन में रखते हुए स्टेप्स लेंगे, अपने डिसीजंस लेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है। अब मैं आपसे एक-एक करके ये पाँचों की का ज़िक्र करता हूँ और इसके अंदर जो जो पॉइंट्स हैं उसको ज़रूर नोट करें। पाँचों के पाँचों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आप ये जो सिचुएशन है ना हम जिसके अंदर हैं, इसके अंदर कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और बाय द वे ये मैं वीडियो वैसे तो सैलरीड क्लास लोगों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर इसके अंदर आप ऐसे हैं जिसके अंदर आप बिज़नेस करते हैं, तो उसके अंदर भी वैलिड होता है, क्योंकि बिज़नेस के अंदर मैं अभी एक अपने पुराने फ्रेंड से मिला जो जो काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, यूके में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं और आना-जाना उसका उनका पाकिस्तान में रहता है। आप ये सोचें कि वो बंदा इस वक़्त भी पाकिस्तान के बिज़नेस से अपने यूके के बिज़नेस को, अपने यूके के घर को फंड कर रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि वो कोई पॉलिटिशियन है या कोई बहुत बड़ी ब्लैक मनी है। वो लेजिट बिज़नेस कर रहे हैं, वो यूके में रहते थे, यूके में प्रोफ़ेशनल थे। 2009 में वापस आए पाकिस्तान में, 2009 से लेके 11 तक बुरा टाइम देखा। फिर उसके बाद उनका बिज़नेस स्टार्ट हुआ, अच्छा अच्छा चला, पूरी फैमिली उनकी वहीं पर पाकिस्तान में थी। 2011 से लेके 19 तक वो वहीं पर रहे, उसके बाद उनके बच्चे बड़े होने लगे तो उनको यूनिवर्सिटी में भेजना था, तो वो लोग वापस चले गए, लेकिन उनका बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर ही था, पाकिस्तान से पैसे भेज रहे हैं। वो भी मुझे ये कह रहे थे कि यार देखो, बिज़नेस के अंदर आपका, अब मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ आता हूँ। बिज़नेस के अंदर आपका जो जो पैसे हैं ना, वो उसकी जो जो कैश फ्लो है वो हर दफ़ा वैलिड नहीं रहता। आपको कभी बहुत अच्छा सीन बन जाता है, कभी किसी महीने इतना अच्छा नहीं बनता, किसी क्वार्टर इतना अच्छा नहीं बनता। तो आपको बिज़नेस एक्सपेंसेस तो चलाने हैं। तो जो मैं इस वक़्त जो बात करूँगा वो सैलरीड और बिज़नेस क्लास दोनों के लिए करूँगा, और जो पहला पॉइंट है, ये दोनों के लिए वैलिड है। वो है आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के लिए आपको हर सूरत में आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के आपके जो मंथली जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपके हाथ में होने चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि 6 से 8 महीने कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नॉर्मली लोग 3 से 6 महीने एटलीस्ट कहते हैं कि आपके हाथ में ये पैसे होने चाहिए, ताकि आप अपने आप को सस्टेन कर सकें इन केस ऑफ आपका जो जॉब लॉस होता है, या आपके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये इस तरह की चीज़ों के अंदर वो बहुत काम करता है, तो इमरजेंसी फंड लाज़मी होना चाहिए। मैंने इस पे वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि इमरजेंसी फंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा का सारा इमरजेंसी फंड लिक्विड रखें, उसको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत उसके अंदर प्रॉफ़िट भी मिल जाए और वो लिक्विड भी हो। वन्स इमरजेंसी फंड सॉर्ट आउट हो जाता है, तो फिर आप उसके बाद इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर अ, मैं ये कहता हूँ कि आप हर वक़्त इन्वेस्टिंग करते रहें, हर महीने इन्वेस्ट करें। चाहे आप 1,000 इन्वेस्ट करें, चाहे 5,000 इन्वेस्ट करें, चाहे 10,000 इन्वेस्ट करें, चाहे बाहर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट हर हर सूरत में करना है। हमने कोविड देख लिया है, हमने 2008 का हाउसिंग क्रैश देख लिया है, हमने हर तरह के आप ये कह सकते हैं हमारी जो जनरेशन है जिसने लेट्स से जिसने होश संभाला है 2000 से लेकर अब तक, या इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो मैं इस वक्त 42 इयर्स हूं। तो अगर मैं बात करूं तो जो मैंने टर्बुलेंट टाइम देखा है पाकिस्तान के अंदर, वो स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारे न्यूक्लियर जो टेस्ट हुए थे 99 98 के अंदर, वो ज़माने से लेकर आज तक हमने बहुत कुछ देखा है। और इस सब सब कुछ देखते हुए मैंने ये देखा है कि यार हमने सस्टेन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी सस्टेन करेंगे इसी तरह से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसी तरह चलते रहेंगे। इसमें मुझे कम से कम अपनी लाइफ टाइम के अंदर इम्प्रूवमेंट की रे ऑफ होप नज़र नहीं आ रही है। मेरे एक कज़न थे, वो 2000 के अंदर उन्होंने मुझे बोला था कि यार देखो, जो भी करना है करो, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि हमारी लाइफ टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आनी है। इम्प्रूवमेंट नहीं आनी है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि अगर आपने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकॉनमी है और पाकिस्तान के अंदर इतने लोग हैं। आई मीन 20 करोड़ लोग हैं मेरे ख्याल से टोटल। अभी मुझे नहीं पता रीसेंट क्या सेंसस चल रही है, लेकिन इतने लोग हैं, बड़ी मार्केट है। कोई भी दुकान, मैं यूएई के अंदर हूँ तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई दुकान बंद होते हुए नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर आपको मैंने नहीं देखा कि कोई दुकान बंद होती ही हो। ठीक है, बिजनेसेस में मसले आते हैं, लेकिन एज सच जो नॉर्मल मीडियम साइज बिजनेस होता है वो मुझे बंद होता हुआ नजर नहीं आता है।
एनीवेज़ मैं शायद गलत हूँ, लेकिन आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात ये है कि आप जब हम जिस तरह से देख रहे हैं ना पाकिस्तान को, उस तरह से मैंने ये देखा है कि जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के अंदर, नुकसान नहीं हुआ है अगर आपने लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट किया और सही जगह पे इन्वेस्ट किया, गैम्बलिंग नहीं किया। प्रॉब्लम जब होती है जब आप गैम्बल करते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें। आजकल अगेन वही बात आ रही है कि पाकिस्तान का रुपये डिवैल्यू हो रहा है, लेकिन मैं उसमें बात करूंगा आपसे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अभी बात करते हैं कि आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या बाहर जहां भी हो, आप इन्वेस्टमेंट छोड़े ना। मैंने ये देखा है कि कोविड के अंदर अच्छा, अब मैं बात करूं 99 से लेकर जब एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद से लेकर जो टेररिज्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर, 2008 का फाइनेंशियल क्रंच आया है, स्टॉक मार्केट नीचे चली गई थी, बेनज़ीर इंसिडेंट हुआ था, उसके अलावा एज एज वी सेड टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर ये कि कोविड आ गया, फाइनेंशियल क्रंच, और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसी तरह से मौजूद है। जो इन्वेस्टमेंट जिसने की है, अगर मैं लिटरली दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपने लेजिट इन्वेस्टमेंट किया है, सही जगह सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, तो आप गैम्बलिंग नहीं की थी, तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स डॉलर टर्म्स के अंदर मिल रहे होंगे। तो इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ें ना और इसका एक्सपीरियंस लेते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास लाज़मी फिज़िकल एसेट होना चाहिए, और एक फिज़िकल एसेट लाज़मी होना चाहिए। इस सिचुएशन में मैंने ये देखा है कि आप कोई गैम्बल ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है, मुझे काफ़ी लोगों ने बताया, क्योंकि मैंने खुद तो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि काफ़ी कम प्रॉफिट रेट्स के ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर वो आपको हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें पेपर वर्क होता है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट चेंज हो रही है उसके अंदर, तो मुझे ये नहीं पता कि किस तरह से क्या सिचुएशन है और कितना ईज़ी है इस वक़्त, लेकिन मेरे ख़्याल से अभी भी लोगों को सैंक्शन हो रहे हैं लोन्स। तो आप इसके अंदर लाज़मी एक फ़िज़िकल एसेट कोशिश करें कि अपना बना लें, और कम से कम उसके अंदर लोन की पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ। ऑल्दो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो लोन दे रहे हैं बैंक, वो अच्छे रेट्स के ऊपर दे रहा है, तो 10 साल तो आप ले सकते हैं उसके अंदर सेफली, लेकिन कोशिश करें कि जो 10 साल आपको बैंक लोन दे रहा है, वो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करें, और अगर आपको थोड़े बहुत पैसे उसमें बच रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के बाद, तो उसको आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें। सो अपना घर इज़ अ मस्ट फॉर अ पीस ऑफ माइंड। मसला ये है कि बहुत सारे लोग बगैर घर के गुजारा कर रहे होते हैं और रेंट पे रह रहे होते हैं, और उनको पता है कि यार मुझे मसला नहीं है, मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ विदाउट द होम। लेकिन मैंने जितने लोगों को देखा है पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादातर लोगों की जो मेंटालिटी है वो इस तरह की नहीं होती है, वो थोड़ा-सा सुकून चाहते हैं। तो अगर आपको सुकून चाहिए तो अपना घर लाज़मी होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर मोबिलिटी का मसला है, लेट्स से आपको शहर मूव करना है, पाकिस्तान से मूव करना है, इस तरह की चीज़ें करनी है, तो वो उस केस के अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है कि आपकी लायबिलिटी बन जाती है एक तरह से। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 4th पॉइंट ये है कि देखें, अभी जो भी मेरी ऑडियंस है, ज़्यादातर लोग, आप लोग जॉब्स के अंदर हैं, ज़्यादातर लोग बिज़नेस नहीं करते हैं। तो जो जॉब के अंदर है, मैं चाहे पाकिस्तान के अंदर हूँ, चाहे बाहर हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ कि अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएँ, अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बनाएँ। इंडिस्पेंसेबल ऑल्दो कि कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी यू शुड बी द लास्ट वन टू बी लेड ऑफ। मतलब ये कि पूरा ऑफिस ले ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको आखिर में ले ऑफ करेंगे। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि आप मतलब रातों रात ऑफिस में बैठे हुए हैं, फजूल में काम कर रहे हैं, उस तरह के ना बने, प्रोडक्टिव बने। आपके बॉस को पता होना चाहिए कि यार मैं इसको काम दूंगा तो ये मुझे, मैं जिस तरह का भी काम दूंगा, ये मुझे आउटपुट दे देगा। और आउटपुट जाहिर सी बात है काम एक्स्ट्रा करने पे आता है, और वो काम कैसे करेंगे वो आपको अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने से आएगा। थोड़ा सा एटीट्यूड भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि इंडिस्पेंसेबल होना चाहिए बंदे को, थोड़ा सा अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं। इस पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। अपने सोशल मीडिया के एक्सपोजर को कम करें, इस पे भी मैंने बात की है। मैंने इसके ऊपर एक न्यूज़लेटर भी लिखा था कि आप इस रैट रेस से निकलें। दो तरह की रैट रेस होती है। एक रैट रेस मेरे हिसाब से, एक रैट रेस तो सबको पता है ना कि पैसों के लिए है, आप मंथली इनकम के लिए रैट रेस कर रहे होते हैं, और दूसरी रैट रेस है अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबसे ऊपर चला जाए। तो इसके अंदर भी ना पड़े। ये सबसे ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा अगर आप इस तरह से सोचेंगे कि मुझे जो बात मैं कह रहा हूँ वो मैं प्रूव कर दूँ। अगर आप उन लोगों में मौजूद नहीं हैं जो आपकी बात समझ सकें, तो उस जगह पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत अपना पॉलिटिकल व्यूज़ रख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर भी आप अपना टाइम उसमें ज़ाया ना करें। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, मेरे एक फ्रेंड हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया था ना, वो यूके में होते हैं, और वो आए हुए थे, अभी मैं मिला था उनसे, तो वो बता रहे थे कि मैंने कहा यार आप पाकिस्तान में होते नहीं है, तो यूके में कैसे काम कर रहे हैं इस तरह से कि पाकिस्तान में बिज़नेस चल रहा है और यूके में आप मौजूद हैं। तो वो कह रहे थे कि यार
बार मैं आता-जाता रहता हूँ, 2-3 महीने के लिए साल में पाकिस्तान के अंदर होता हूँ, और मेरे जो पार्टनर्स हैं, जिनको मैंने हायर किया था, वही मेरे साथ जॉब वो वही बेसिकली मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, और मैं उनको इस तरह से ट्रीट करता हूँ कि वो जैसे मेरे पार्टनर्स हैं। तो ऑटोमैटिकली मेरा जो उनसे कनेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और मुझे पता होता है कि चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन मैंने कहा उनसे कि यार आप कुछ भी कर लें पाकिस्तान के अंदर, आपको या इवन बाहर भी इस तरह से रिलाई करना, इस तरह से ट्रस्ट करना लोगों के ऊपर बहुत मुश्किल है। तो कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। हम हायरिंग प्रोसेस के अंदर सारी चीज़ें वेट कर लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हायरिंग प्रोसेस के अंदर होती है हमारे कनेक्शंस और हमारे रेफरेंसेस। तो बात वहीं आ जाती है इंडिस्पेंसेबल होने की, या रिलायबिलिटी की, या जो प्रोडक्टिविटी की। अगर आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे, कनेक्शन बनाएँ। अगर आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे तो आप ऐसी जगह लैंड करेंगे जहाँ पर आप इंडिस्पेंसेबल हो सकते हैं, और आपको मेंटल टॉर्चर भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की अपनी हैबिट्स बना लें कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे खुश हो। ना सिर्फ खुश हो, आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहे। आप अपने सिस्टम को ऐसा बनाएँ, और अगर आपको सब कुछ करते हुए भी फिर भी आपको लगता है कि आपकी जॉब सही नहीं है, तो आप जॉब छोड़ सकते हैं, किसी और जॉब में कर लें। लेकिन अगेन, जॉब ऐसी जगह करें जहाँ पर मतलब छोड़ने से पहले आपके पास हाथ में जॉब होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में इतना आसान नहीं है, कहने को बहुत आसान है कि आप बाय द वे मैं आपको इसमें बताऊँ, अब मैंने कुछ दिनों पहले पोस्ट भी की थी एयरलिफ्ट की, जिसके अंदर उन्होंने 30% अपनी 33% अपनी ऑलमोस्ट वर्कफ़ोर्स ले ऑफ की थी पाकिस्तान से। तो स्टार्टअप्स के अंदर ये मसले होते हैं, बहुत चार्म नज़र आ रहा होता है इस तरह की चीज़ों में, लेकिन हर चीज़ को प्रोज़ एंड कॉन्स के साथ देखना चाहिए। अपने पैशन को ज़रूर फ़ॉलो करें, लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी होके सोचें। जॉब छोड़ना, किसी ऐसी स्टार्टअप में जाना जो ग्रोथ तो दे रही हो, लेकिन उसके साथ आपको इस तरह के ले-ऑफ्स देखने को मिले, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन एट द सेम टाइम ग्रोथ मिलती भी नहीं है अगर आप जो है ना डिसीज़न्स नहीं लेते हैं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन एट द सेम टाइम सब कुछ होते हुए प्रोडक्टिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्राई टू बी इंडिस्पेंसेबल। लास्ट पॉइंट मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इसको मिस ना कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने ड्यूरिंग द कोविड देखा है कि लोगों ने किस तरह से पैसे बनाए और किस तरह से पैसे गँवाए। मैं कहता हूँ कि गैम्बलिंग ना करें। जो लोग गैम्बल करते हैं, भले वो प्रॉपर्टी के अंदर गैम्बल कर रहे हों, भले वो अब लेट्स से कनाडा के अंदर आप देख लें, कनाडा के अंदर इस वक़्त हाउसिंग क्राइसिस आ गया है, हाउसिंग प्राइसेज़ काफ़ी नीचे चली गई हैं। जो 2000, 2001, 2000 सॉरी 2001 21, 22 के जो गेन्स थे, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए टोरंटो जैसे सिटी से। उसका रीज़न ये है कि वो वहाँ पर गैम्बलिंग चल रही थी। फ्लिपिंग चल रही थी, गैम्बलिंग चल रही थी प्रॉपर्टी की। इसी तरह से स्टॉक्स के अंदर देख लें, तो पाकिस्तान के अंदर भी 2017 के अंदर, मैं गैम्बलिंग नहीं बोलूँगा क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट उस वक़्त भी कोई इतनी लेट्स से उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर था एक गैम्बलिंग एलिमेंट। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग एज़ सच इस वक़्त तो एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम वैल्यूएशन है। इसके अलावा आप जो सबसे बड़ा गैम्बलिंग हब आजकल बना हुआ है वो क्रिप्टो है। अब देखें, क्रिप्टो को बिल्कुल नेगेट नहीं करता, 100% ख़त्म नहीं करता, मेरी तरफ से ये नहीं है कि बिल्कुल मैं उसको नेगेट कर दूँ। बात ये है कि मैं क्रिप्टो को, यूएस डॉलर को, पाकिस्तानी रुपए को, गोल्ड को, इन सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मीडियम ऑफ पेमेंट है, मीडियम ऑफ ट्रांज़ैक्शन है, ये व्हीकल है। मेरे लिए ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं गोल्ड को भी कहता हूँ लोगों को कि यार गोल्ड आप 5% रख लें, 10% रख लें अपनी नेट वर्थ का, क्योंकि ये एक कमोडिटी है जो कि लेट्स से आपको किसी एक टाइम पर हो सकता है कोई हालात इस तरह के हों दुनिया के कि आपको कुछ फ़ायदा दे दे, लेकिन 5 टू 10% रखने के बावजूद आप देख लें हालात क्या-क्या नहीं हुए। कोविड गुज़र गया, इसके अंदर रशियन वॉर हो गई, क्या-क्या नहीं हुआ, लेकिन गोल्ड अपनी जगह पर मौजूद है। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा कोई हेज है। बिटकॉइन को भी देख लें, बिटकॉइन के अंदर ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं ये गुज़रे हैं, लेकिन उसने कोई ऐसा टस से मस नहीं हुआ, बल्कि वो नीचे चला गया। ओवर द लास्ट लेट्स से 6-8 मंथ्स देखें, बल्कि साल देख लें, साल में देख रहा था मैं उस दिन, तो मेरे ख़्याल से साल के रिटर्न्स भी उसने माइनस में आ गया वो। तो बिटकॉइन का भी यही हाल है कि उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इसको ना करें इस तरह से। टेक्नोलॉजी प्रॉब्ली अच्छी होगी, मैंने उसको इस तरह से नहीं रीड किया, लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, 5 टू 10% कर दें। पाकिस्तान में रहते हुए गोल्ड के अंदर थोड़ा बहुत आप उसमें जा सकते हैं। लोगों को मिसकॉन्सेप्ट इस तरह से पाकिस्तान में आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस बढ़ गई हैं गोल्ड की, लेकिन डॉलर में देखें तो प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं गोल्ड की। तो इसलिए गोल्ड एज़ सच कोई बहुत बड़ा हेज नहीं है। मैं कहता हूँ 5 टू 10% रखें अपने पोर्टफोलियो का एट मैक्स। अगर पाकिस्तान के अंदर है तो लेट्स से आप 20% तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको वो एक तरह का रुपी डिवैल्यूएशन के अंदर हेज देता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों में अभी देख लें टेरा लूना के साथ क्या हुआ। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट,
अब आपको एक और चीज़ ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी मैंने देखा है कि कुछ रियल एस्टेट कंपनीज आपको प्रॉफिट रेट दे रही हैं 20% का, 25% का, लेट्स से 18% का। तो ये कैसे हो सकता है? ये आप यू शुड सी कि कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। जिसके अंदर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो टेरा लूना जो एक कॉइन जिसके अंदर जो बुरी तरह से नीचे गया था अभी, बल्कि जीरो हो गई थी उसकी वैल्यू। तो उस वो 20% प्रॉफिट कैसे दे रहा था अपने अपने कॉइन की बेसिस के ऊपर? अपनी बैकिंग किस तरह दे रहा था वो? या कोई भी स्टेबल कॉइन 12%, 13%, 20% इस तरह से कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं? ये सोचना चाहिए बंदे को जब ये इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करे कि यार इतना प्रॉफिट मिल कैसे सकता है जब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसी तरह से जैसे मैंने पाकिस्तान में रियल एस्टेट कंपनी की एग्जांपल दी है, वो अभी भी ऑपरेट कर रही है। और इसी तरह से कुछ ऐप्स हैं, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स उनको प्रमोट करते हैं। मैं उस तरह की ऐप्स बाय द वे प्रमोट नहीं करता कभी भी, ना मैं करूँगा। मैं इस तरह की मेरे पास कंपनीज़ आती हैं, बहुत कंपनीज़ आती हैं कि आप हमारी ये चीज़ प्रमोट कर दें फॉर सम ऑफ मनी। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती मैं उसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। मैं जिस चीज़ को भी प्रमोट कर रहा हूँ इस वक़्त, लेट्स से मैं सर्वर को प्रमोट करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुद समझ में आती है वो प्रोडक्ट एक लेजिट प्रोडक्ट है और मुझे फ़ायदा हो रहा है उससे। और कोई एज़ सच उसके अंदर आपको शेडी चीज़ नज़र नज़र नहीं आती। मैं खुद उनके ऑफ़िस भी जाता रहता हूँ, तो मुझे वो चीज़ समझ में आती है। इसी तरह से मैं एक और चीज़ पे बात करूँगा स्मार्ट क्राउड के ऊपर, क्राउड फंडिंग के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ है वो अभी इल्लीगल है, लेकिन जो यूएई के अंदर स्मार्ट क्राउड के ऊपर काम हो रहा है, वो क्राउड फंडिंग के ऊपर काम हो रहा है, प्रॉपर्टी के अंदर, वो लेजिट है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटीज़ है। इसलिए मैं उसको भी प्रमोट करूँगा, मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा बाद में, एक आध हफ्ते के अंदर प्रॉब्ली वो वीडियोज़ आएँगी। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग इस तरह की ऐप्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग की ऐप वगैरह ये करते हैं, ये बिल्कुल ना करें। गैम्बलिंग बिल्कुल बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो कुछ लंबी होती जा रही है, तो मैंने ये 5 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। मेक श्योर करें कि ये 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में हों हर वक़्त जब भी इन्वेस्टमेंट करें। जिस किस्म की भी इन्वेस्टमेंट करें, गैम्बलिंग से बचें, कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें। कोशिश करें कि अपने हेज को पाकिस्तानी रुपीस के अगेंस्ट ना रखें। इस वक्त उसमें थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान बेस्ड एसेट्स पे आप रख सकते हैं। एग्जांपल अगेन मैं देता हूँ कि मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने कोविड के दरमियान ली थी, वो आज 20% डाउन हो गई है, जस्ट बिकॉज पाकिस्तानी रुपी तकरीबन 20-25% डाउन हुआ है, लेकिन मुझे उसका रेंटल भी मिलता रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए बुरा एसेट है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, उसके अंदर वो मुझे रेंट दे रही है वो प्रॉपर्टी, उसके अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन रुपी बेस होने की वजह से उसकी उसकी प्रॉपर्टी प्राइस 20% डाउन हो गई है। लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ का क्या करेंगे जो कनाडा के अंदर लोग आज से 6 महीने पहले लेके बैठे हुए थे और 2-2 लाख डॉलर्स का नुकसान लेके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से होता रहता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं होती। हाँ, अगर आपकी पाकिस्तान और अगर आप एक्सपर्ट हैं और उसके अंदर बहुत सारे ज़्यादातर कंसंट्रेशन पाकिस्तान के अंदर हो गई है आपकी, तो उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। मैं उस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैंने जैसे कहा मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ सर्वा के ऊपर, यहाँ पर मैंने उसका लिंक लगा दिया सर्वा का कि क्या चीज़ है, रोबो एडवाइजर है। अगर यूएई के अंदर हैं आप, बहुत अच्छा विदाउट एनी कॉस्ट आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने को मिलता है यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर। इसी तरह मैंने प्रोडक्टिविटी की बात की, तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगा दी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।